गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था द्वितीय कोटि अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाकारक भाग लेता है और द्वितीय कोटि अभिक्रिया जिसमें दो क्रियाकारक भाग लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था द्वितीय कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल क्या होता है? तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल क्या आया था? टी हाफ इज इक्वल टू क्या आया था? 1/k इंटू ए। 1/k इंटू ए। इससे क्या स्पष्ट होता है कि जो द्वितीय कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल है वो क्या होगा? क्रियाकारक ए की प्रारंभिक सांद्रता के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। टी हाफ जो है या टी 50% कह दो, टी हाफ या टी 50% कह दो, वो क्या होता है? वो क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये था द्वितीय कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल। ठीक है, फिर आज हम स्टार्ट करेंगे द्वितीय कोटि अभिक्रिया के उदाहरण। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के उदाहरण क्या क्या हैं वो देखेंगे हम। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के उदाहरण। ठीक है, जिसमें हम पहला उदाहरण लेते हैं एस्टर का क्षारीय जल अपघटन। एस्टर का क्षारीय जल अपघटन। ठीक है, एस्टर का क्या है? क्षारीय जल अपघटन। तो हम कोई एस्टर लेते हैं जैसे CH3COO-C2H5। ये कौन सा एस्टर है? इस एस्टर का नाम क्या है? इस एस्टर का नाम है इथाइल एसीटेट। ठीक है, क्या है? CH3COO-C2H5 प्लस क्षारीय जल अपघटन करना है तो NaOH। ठीक है, फिर जल अपघटन करना है अपन को तो यहाँ पे एक्वस लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या आता है? इस एस्टर का जल अपघटन करने से क्या आता है? CH3COO Na और क्या हो जाएगा? C2H5OH। ठीक है, तो CH3COO Na हम चाहे तो यहाँ पे माइनस और Na पे प्लस लगा सकते हैं। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा? C2H5OH इथाइल एल्कोहल बनेगा या फिर हम कह सकते हैं एथेनॉल बनेगा। क्या बनेगा? एथेनॉल। C2H5OH। ठीक है, तो एस्टर का क्षारीय जल अपघटन करने पर ये आता है। अब इस अभिक्रिया के लिए हम अभिक्रिया का वेग ROR कैसे दर्शाते हैं? देखिए, के एस्टर की सांद्रता इनटू क्या है? NaOH की सांद्रता। ठीक है, इसकी भी घातांक 1, इसकी भी घातांक क्या है? 1। तो कोटि क्या आई अपने पास? कोटि आई अपने पास 2। कितनी आई कोटि? कोटि इज इक्वल टू 2 होगी। ठीक है, ये तो है एस्टर का क्षारीय जल अपघटन। जो एस्टर के क्षारीय जल अपघटन की कोटि कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, और इससे पहले हमने प्रथम कोटि अभिक्रिया में इस एस्टर का ही एग्जांपल एक लिया था। वो क्या था? एस्टर का अम्लीय जल अपघटन। जब एस्टर का अम्लीय जल अपघटन करेंगे तो वहां पे कोटि क्या होगी? 1 होगी। और एस्टर का क्षारीय जल अपघटन करने पर कोटि कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, दोनों में फर्क है। एस्टर का अम्लीय जल अपघटन के लिए कोटि कितनी होगी? 1 होगी और एस्टर के क्षारीय जल अपघटन के लिए कोटि कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है, इन दोनों बातों को ध्यान में रखना। एक प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए एस्टर का अम्लीय जल अपघटन और द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए एस्टर का क्षारीय जल अपघटन। ठीक है, फिर इसका एक और एग्जांपल लेते हैं जैसे एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH प्लस H2। ठीक है, तो क्या बनाते हैं? एथेन बनाते हैं। एथीन से क्या बना? एथेन। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 क्या आया? CH3 CH3। एथीन से क्या बना? एथेन बना।
तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभिक्रिया का वेग कैसे दर्शाएंगे, ROR इज इक्वल टू के एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड H2। ठीक है, तो कोटि क्या आई यहाँ पे, कोटि होगी 2। कोटि क्या होगी, 2 होगी। दिख नहीं रहा है नीचे की तरफ, तो देखिए मैं उस साइड वापस से लिख रही हूं इसका। इस अभिक्रिया के लिए ROR इज इक्वल टू के CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड H2। ठीक है, तो इस अभिक्रिया के लिए कोटि क्या होगी, इस अभिक्रिया वेग से कोटि क्या आ रही है अपने पास, 2 आ रही है। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, द्वितीय कोटि अभिक्रिया का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, किसका एग्जाम्पल हुआ, द्वितीय कोटि अभिक्रिया का एग्जाम्पल हुआ। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, पोटेशियम पर डाइसल्फेट, पोटेशियम पर डाइसल्फेट का अपघटन। पोटेशियम पर डाइसल्फेट, पोटेशियम पर डाइसल्फेट का अपघटन। ठीक है, तो देखिए पोटेशियम पर डाइसल्फेट का अपघटन करने पर क्या आता है, पोटेशियम क्या है, K2S2O8, K2S2O8। ठीक है, ये क्या है, पोटेशियम पर डाइसल्फेट है। इसका अपघटन करने पर क्या आता है, देखिए इसका अपघटन करने पर क्या आता है, देखिए प्लस 2Ki। तो क्या आता है, देखिए K2SO4 प्लस 2K2SO4 प्लस I2 प्लस I2। ठीक है, तो पोटेशियम पर डाइसल्फेट का अपघटन करने पर क्या आता है, 2K2SO4 प्लस I2। ठीक है, तो इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग कैसे दर्शाएंगे, ROR इज इक्वल टू K2S2O8 की सांद्रता इंटू Ki की सांद्रता। ठीक है, K2S2O8 की सांद्रता इंटू Ki की सांद्रता। ठीक है, तो यहाँ पे कोटि क्या होगी, कोटि होगी, इस अभिक्रिया वेग से कोटि कितनी आ रही है अपने पास, 2 आ रही है। ठीक है, तो ये क्या एग्जाम्पल, किसके एग्जाम्पल है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के एग्जाम्पल है। ठीक है, इसी तरह से और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जो आप अपनी बुक से देख लेना, 2-3 और एग्जाम्पल। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द्वितीय कोटि अभिक्रिया या सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस। के लक्षण, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लक्षण क्या क्या है, तो वो हम देखेंगे। लक्षण में क्या क्या लिखते हैं, देखिए लक्षण में जो भी अपन ने अभी तक द्वितीय कोटि अभिक्रिया के बारे में पढ़ा है वो सारा का सारा, जैसे परिभाषा से लेकर सब कुछ, परिभाषा से लेकर सब कुछ जितना भी अपन ने मेन पॉइंट्स पढ़े हैं द्वितीय कोटि अभिक्रिया के, तो वो सारे किसके अंदर आएंगे, वो सारे द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लक्षण के अंदर हम लिखेंगे। ठीक है, तो पहली परिभाषा से स्टार्ट करते हैं, पहला लक्षण इसकी परिभाषा से स्टार्ट करते हैं। तो पहला परिभाषा क्या है कि द्वितीय कोटि अभिक्रिया का वेग जो है वो क्रिया कारक की सांद्रता के एकांक घातांक, सॉरी द्वितीय घातांक या दो भिन्न क्रिया कारकों की सांद्रताओं के एक एक घातांक के क्या होता है, समानुपाती होता है। द्वितीय कोटि अभिक्रिया का वेग क्रिया कारक की सांद्रता के द्वितीय घातांक, द्वितीय कोटि अभिक्रिया
का वेग क्रियाकारक की सांद्रता के द्वितीय घातांक द्वितीय कोटि अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक की सांद्रता के द्वितीय घातांक या दो भिन्न क्रियाकारकों की सांद्रताओं के सांद्रताओं के एक एक घातांक के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया का वेग जो है वो द्वितीय कोटि अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक की सांद्रता के द्वितीय घातांक या दो भिन्न क्रियाकारकों की सांद्रताओं के एक एक घातांक के क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसे अभिक्रिया का वेग तो द्वितीय कोटि अभिक्रिया का वेग क्रियाकारक की सांद्रता के द्वितीय घातांक या दो भिन्न क्रियाकारकों की सांद्रताओं के एक एक घातांक के समानुपाती होता है। तो ROR समानुपाती एक ही सांद्रता की घातांक 2 यानी कि क्रियाकारक की सांद्रता की द्वितीय घातांक और ROR समानुपाती एक ही सांद्रता इंटू बी की सांद्रता। ठीक है, यानी कि दो भिन्न क्रियाकारकों की एक एक सांद्रताओं के एक एक घातांक के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये तो थी इसकी परिभाषा से। फिर द्वितीय कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक k का क्या मात्रक होता है द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए, बताइए। k का मात्रक क्या होता है, पहले हम पढ़ चुके हैं। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए k का मात्रक क्या होता है, बता सकता है कोई बता सकता है क्या? द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए k का मात्रक, वेग स्थिरांक k का मात्रक द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का मात्रक, वेग स्थिरांक k का मात्रक। बताइए k का मात्रक क्या हो सकता, क्या होगा k का मात्रक? मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स लिखा है तुमने, कौन है ये? दिनेश कुमार ने लिखा है मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, एकदम सही है। ठीक है, क्या है k का मात्रक? k का मात्रक है मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स या फिर समय इनवर्स, या फिर हम इसको यूं लिख सकते हैं, पहले मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लीटर मोल इनवर्स या समय इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे समय की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो k इक्वल टू क्या आया, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स या लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स या समय इनवर्स। ठीक है, तो ये है द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का मात्रक। अब तीसरा इसका लक्षण क्या है, तीसरा इसका लक्षण देखिए, जो द्वितीय कोटि अभिक्रिया जिसमें केवल एक क्रियाकारक भाग ले रहा था, द्वितीय कोटि अभिक्रिया जिसमें केवल एक क्रियाकारक भाग ले रहा था,
उसका द्वितीय कोटि अभिक्रिया जिसमें केवल एक क्रिया कारक भाग ले रहा था उसका अवकलित वेग समीकरण बताइए क्या होता है उसका अवकलित वेग समीकरण। द्वितीय कोटि अभिक्रिया जिसमें केवल एक क्रिया कारक भाग ले रहा है उसका अवकलित वेग समीकरण क्या होगा। अवकलित वेग समीकरण तीसरा, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। देखिए तीसरा क्या है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया जिसमें केवल एक क्रिया कारक भाग ले रहा है उसके लिए अवकलित वेग समीकरण, अवकलित वेग समीकरण, अवकलित वेग समीकरण देखिए क्या होगा, dx अपॉन dt, dx अपॉन dt इज इक्वल टू k a माइनस एक्स की पावर क्या है, k a माइनस एक्स की पावर है 2। ठीक है, क्या है ये अवकलित वेग समीकरण है। द्वितीय कोटि अभिक्रिया जिसमें केवल एक क्रिया कारक भाग ले रहा है उसके लिए क्या है अवकलित वेग समीकरण है। और अवकलित वेग समीकरण क्या है, dx अपॉन dt इज इक्वल टू k a माइनस एक्स की पावर 2, k a माइनस एक्स की पावर 2। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका इस समीकरण के लिए ग्राफ निरूपित करते हैं। इस समीकरण के लिए ग्राफ निरूपित करते हैं। ग्राफ किसके बीच में बनाएंगे, dx अपॉन dt और a माइनस एक्स की पावर 2 के बीच में क्या करेंगे हम ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए क्या आता है ग्राफ, ग्राफ क्या आता है देखिए, किसके बीच में है ग्राफ, dx अपॉन dt और a माइनस एक्स, dx y एक्सिस पर क्या है dx अपॉन dt और x एक्सिस पर क्या है a माइनस एक्स की पावर 2। ठीक है, ग्राफ क्या आता है, एक सीधी रेखा आती है, ग्राफ क्या आता है, एक सीधी सरल रेखा आती है। ठीक है, तो dx अवकलित वेग समीकरण का ग्राफीय निरूपण करने पर, अवकलित वेग समीकरण का ग्राफीय निरूपण करने पर क्या आता है हमारे पास, देखो ग्राफ किस प्रकार का आता है, एक सरल रेखा आती है। अब इस ग्राफ का ढाल, इस ग्राफ का ढाल क्या होगा, ढाल किसके बराबर होगा, इस ग्राफ का ढाल किसके बराबर होगा, k के बराबर। इस ग्राफ का ढाल जो है वो किसके बराबर होगा, k के बराबर होगा। ठीक है, फिर देखते हैं अब समाकलित वेग समीकरण लेते हैं। द्वितीय कोटि अभिक्रिया जिसमें केवल एक ही क्रिया कारक भाग ले रहा है उसमें समाकलित वेग समीकरण के लिए जो इक्वेशन थी उसको देखते हैं। द्वितीय उसका समाकलित वेग समीकरण के या समाकलित वेग समीकरण देखिए क्या है, k इज इक्वल टू नहीं पढ़ेंगे